तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। अभी कुछ बारिश पड़ी थी 2 दिन पहले, तो उसके बाद से उमस और ज़्यादा बढ़ गई है। तो खैर हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट है यहाँ पर ये ईरान इजराइल वॉर में इंडिया की क्या पोजीशन है और इंडिया क्या स्टेक पर है और इंडिया का क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि ईरान इजराइल के बीच में अभी वॉर चल रही है, कई दिन हो चुके हैं और इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर इजराइल के एयर स्ट्राइक से। उसने यहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री साइट और कई सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर यहाँ पर अटैक करके ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। और इससे यहाँ पर क्या हुआ, ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल के ऊपर दबाकर यहाँ पर जो है ना हमले शुरू कर दिए। और इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल यहाँ पर ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है, तो बदले में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ईरान यहाँ पर हर दिन रॉकेट और मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह ये सब छोड़ देता है। तो दोनों ही तरफ से यहाँ पर जाने जा रही, दोनों की तरफ से यहाँ पर लोग घायल हो रहे हैं, बिल्डिंगें तबाह हो रही है और यहाँ पर ईरान में भी और इजराइल दोनों में यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो भाई देखा जाए तो ये जो वॉर चल रहा है वो कभी भी कुछ भी पलट सकता है और यहाँ पर हो सकता है कि जो ईरान है वो यहाँ पर और ज़्यादा जो है ना तरीके आजमा, और यहाँ पर हो सकता है कि जो इजराइल है वो और ज़्यादा तरीके यहाँ पर आजमाए एक दूसरे को यहाँ पर जो है ना तबाह करने के लिए। तो देखा जाए तो इस युद्ध का जो रुख है वो कहीं पर भी मुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि इंडिया के जो संबंध है वो दोनों ही देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो ईरान है उसके साथ तो सिविलाइजेशन वाले संबंध है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और पर्शियन एम्पायर, मेसोपोटामियन, ये जो है ना वो कहीं ना कहीं ईरान से जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो ईरान के जो संबंध है वो हमारे हज़ारों सालों से हैं। और अभी हम अगर इजराइल की तरफ देखें तो इजराइल के साथ संबंध हमारे कुछ ही साल पहले बने हैं, जब से यहाँ पर जो है ना इजराइल मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना है। इंडिपेंडेंट तो छोड़िए, वो समझ लीजिए कि मतलब समझ लीजिए अमेरिका की एक कॉलोनी है। जैसा यहाँ पर अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट में करना हो वैसा यहाँ पर कर देता है, चाहे किसी भी देश के ऊपर हमला करना हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया का बहुत ज़्यादा कुछ स्टेक्स पर है। क्या क्या स्टेक्स पर है आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप यहाँ पर इस वॉर में किसके साथ हो? क्या आप यहाँ पर इजराइल के साथ हो जो यहाँ पर मुसीबत में भारत के साथ खड़ा होता है, हमें यहाँ पर वेपन्स देता है और यहाँ पर हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, या फिर आप यहाँ पर ईरान के साथ खड़े हो जो हमारे साथ सिविलाइजेशन के साथ अच्छे संबंध है, चाहे वो आर्किटेक्चर हो या कुछ भी हो, और हमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सस्ते में हमें ऑयल की सप्लाई कर देता है और रुपी एक्सेप्ट कर देता है। और INSTC का जो है ना एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है, जिससे हमें यहाँ पर यूरोप तक की कनेक्टिविटी, एक तो यहाँ पर वो है इजराइल जो हमें डिफेंस के मामले में सपोर्ट करता है, और एक वो है ईरान जिससे हमें यहाँ पर जो ना इकोनॉमी के मामले में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। तो आप बताइए आप किसके साथ हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियंस की, कि इंडियंस यहाँ पर जो है ना दोनों ही देशों में कितने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडियंस की संख्या इजराइल में वो 18 से लेकर 20,000 के आसपास है। आपको तो पता ही है कि इंडियंस जो है ना वो दुनिया के हर देशों में आपको मिल ही जाएंगे, किसी न किसी तरह से किसी न किसी तरीके से काम करते हुए वहाँ पर, चाहे वो किसी भी तरीके से जाए, चाहे वो ट्रेड की वजह से जाए, जॉब के लिए जाए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर जो है ना पढ़ाई करने के लिए जाए, या डिप्लोमेटिक तरीके से, मतलब कि कुछ भी किसी टूरिज़्म की तरह से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियंस आपको हर देश में मिल जाएंगे कि इंडिया की जनसंख्या इतनी है कि इंडियंस यहाँ पर जो है ना दुनिया को एक्सप्लोर करते बहुत ज़्यादा है। आपने भी देखा होगा कितने सारे ट्रैवलर्स हैं, कितने सारे एकेडमिक्स है, वो जगह जगह जाते ही रहते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। तो यहाँ पर जो है ना इंडिया की तरफ से इजराइल में काम करने के लिए बहुत सारे लोग गए हैं, ट्रेड के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं। तो उसकी संख्या यहाँ पर 18 से लेकर 20,000 के आसपास बताई जाती है। और इस साल भी यहाँ पर कई सारे जो इंडियंस हैं वो वहाँ पर गए हैं। जब से यहाँ पर गाज़ा और इजराइल के बीच में वॉर शुरू हुआ था, तो उसके बाद से गाज़ा की एंट्री और वेस्ट बैंक वालों की एंट्री इजराइल में बंद थी। वैसे भी जो वो वहाँ के जो फ़लस्तीनी है ना वो इजराइल में काम करते हैं चीप लेबर की तरह, लेकिन अब यहाँ पर उनको वो मिल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया कि इंडियन से उनको बुलाना शुरू कर दिया। अब देखिए इजराइल जो है एक वॉर टॉर्न एक देश है, वहाँ पर कभी भी किसी भी तरह का हमला होता ही रहता है। तो इससे यहाँ पर ना सिर्फ उन लोगों के लिए मुसीबत है, बल्कि यहाँ पर जो वहाँ पर जाने वाले जो देश के जो लोग हैं उनके लिए भी मुसीबत है। जैसे कि इंडियंस वहाँ पर गए हुए हैं, तो इंडियंस के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में मुझे सरकार की बात समझ में नहीं आए कि भाई जो देश कॉन्स्टेंटली वॉर में उलझा हुआ है वहाँ पर जो है ना सरकार ने इजाज़त कैसे दे दी वहाँ पर अपने लोगों को भेजने की। सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यहाँ पर सरकार से है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया ऐसा इंडियंस के साथ कि इंडियंस वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर जो है ना कभी भी जान जाने का खतरा है। तो भाई ये सब जो है ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी अभी तक देखा जाए तो जब भी अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें यहाँ पर इंडियंस तो पूरी तरह से सेफ़ है, ऐसा तो यहाँ पर इजराइल का कहना है। लेकिन कब तक सेफ़ रहेंगे पता नहीं।
वॉर का पता नहीं कैसे कहाँ तक जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी इजराइल के सारे जो एयरपोर्ट्स है वो यहाँ पर बंद है, कोई भी फ़्लाइट नहीं चल रही है। तो जो भी यहाँ पर इंडियंस है वो वहाँ पर ट्रैप्ड है अभी, तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि इस लड़ाई का रुख कहाँ पर क्या होगा और उसमें यहाँ पर क्या इंडियंस को नुकसान पहुँचेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ईरान की बात करें तो ईरान भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे लोग जो है ना जाते हैं, लगभग अभी जो बताई जा रही है संख्या 10,000 के आसपास बताई जा रही है जो ट्रेड्स के लिए जाते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना सस्ती मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। आपको तो पता ही है कि इंडिया का जो नीट एग्ज़ाम है वो क्लियर करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं कुछ सीटों के लिए, लेकिन सबका तो हो नहीं पाता है। तो मजबूरन जो रह जाता है नीट क्लियर करने से वो दूसरे देश में जाता है, जैसे रशिया, ईस्टर्न यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न, सेंट्रल एशियन, इन देशों में यहाँ पर जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पर भी गए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर गए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर खतरा है। तो अभी यहाँ पर ईरान का तो ये कहना है कि अभी इंडियंस को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या कब कुछ कैसे हो जाए वो कभी हम कह नहीं सकते। तो इंडियंस के लिए यहाँ पर जो है बड़ा ख़तरा है मिडिल ईस्ट में रहना। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर ऑयल का प्राइस जो है ना बढ़ जाना। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत यहाँ पर जो है ना अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से लेकर 90% जो है ना इंपोर्ट करता है, यानी कि भारत जो है ना ऑयल के मामले में इंपोर्ट डिपेंडेंट है। भारत में इतना ज़्यादा ऑयल जो है ना इसका प्रोडक्शन होता नहीं है, और जहाँ पर भारत ज़्यादातर जो ऑयल है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है, जैसे कि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। भले से यहाँ पर इंडिविजुअली यहाँ पर जो है ना रशिया हो सकता है रशिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर देशों को ही दे सकता है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है या फिर दूसरे देश है वो यहाँ पर मंगाते नहीं हैं उनसे। तो यहाँ पर जो देश सैंक्शन से डरते नहीं है ना वो ही सिर्फ यहाँ पर जो है ना रशिया से मंगाते हैं। तो रशिया को तो भूल जाओ, लेकिन जो मिडिल ईस्टर्न देश है वो यहाँ पर दुनिया के एक बहुत बड़े ऑयल के सप्लाई है। लेकिन अब यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि भाई ईरान और इज़राइल के बीच में वॉर हो गई और ईरान का जो ऑयल डिपो है, ऑयल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर तबाह हो रहा है। इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑयल का जो प्राइस है वो स्पाइक हो रहा है, और स्पाइक यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना इस वॉर के शुरू होने के बाद से ऑयल प्राइस में बहुत ज़्यादा जंप आ गया। और ये कभी कह नहीं सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो कितना जाए। कुछ समय पहले यहाँ पर $65 प्रति बैरल चल रहा था, अब यहाँ पर 70 के पार पहुँच गया, 75 चला गया है। हो सकता है कि 80 चले जाए, 90 चले जाए, 100 तक भी पार हो सकता है। और इससे यहाँ पर भारत का जो इम्पोर्ट बिल है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ जाए, क्योंकि भारत हर साल 120 से लेकर 125 बिलियन US डॉलर का सिर्फ और सिर्फ ऑयल ही इम्पोर्ट करता है। और इसी वजह से भारत का भार जो है ना इम्पोर्ट के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना $1 की भी अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बिलियंस में यहाँ पर इंडिया को और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यानी कि पहले अगर यहाँ पर 120 बिलियन US डॉलर का जो व्यापार होता था, इंपोर्ट होता था ऑयल का, उसमें से वो थोड़ी सी 5% भी बढ़ जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये पहुँच जाएगा 125 बिलियन से डॉलर। अगर 10% बढ़ जाए तो ये 130 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टेक्स है इसमें, और अगर प्राइस बढ़ जाती है ना तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। ऑयल का प्राइस बढ़ने से ना दूसरी सारी की सारी इंडस्ट्री के ऊपर इसका असर पड़ता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, उन सब में यहाँ पर जो है ना ऑयल की ज़रूरत होती है, डीजल, पेट्रोल, इन सब की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन करने में। ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हो जाएगा तो कमोडिटी के प्राइस यहाँ पर महंगा हो जाएगा, और इससे यहाँ पर क्या होगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इंडिया में। तो भाई यहाँ पर इंडिया के लिए ये मुसीबत है, काफ़ी बड़ी मुसीबत है ये। और इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेड रूट्स हैं ना वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिट होंगे, क्योंकि देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जो है ना हम सिर्फ इंपोर्ट नहीं करते बल्कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ पर ईरान ने धमकी दी है, इनफैक्ट यहाँ पर ईरान ने तो हमला भी शुरू कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का, जो एक छोटी सी जो है ना रास्ता है ना जिससे यहाँ पर पर्शियन गल्फ जो है ना कनेक्ट होता है बाकी की दुनिया से, उसको कहलाया जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। बताया जाता है कि 20 से लेकर 25% तक की जो सप्लाई है ना ऑयल की, वो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के थ्रू ही होती है। और ईरान ने यहाँ पर धमकी दी, इनफैक्ट ईरान ने हमला भी शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर जो भी GCC के जो देश हैं, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के देश है, वो उसके आसपास ही ईरान भी यहाँ पर खुद एक गल्फ़ का देश है। तो अगर यहाँ पर जो है ना रुक जाता है व्यापार तो अंदर के जो जहाज़ है वो बाहर नहीं आएंगे, और बाहर के जो जहाज़ है जो वहाँ पर सामान पहुँचाना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है ना अंदर नहीं जा पाएंगे। इससे क्या होगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इन देशों को वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो यमन के जो हूती रिबेल्स है वो दोबारा से रेड सी को क्रॉस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इंडिया जो व्यापार करता था रेड सी के थ्रू और पहुँच जाता था अमेरिका और यूरोप, तो उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिट मिलेगा। हमने देखा है कि जब से यहाँ पर इजराइल ने गाज़ा के ऊपर वॉर किया है तो उसके बाद से यहाँ पर यमन ने भी रेड सी को क्लोज़ कर दिया, जिससे क्या होगा कि जहाज़ जो है ना वो
केप ऑफ गुड होप की तरफ से जा रहे हैं और यहाँ पर जो शॉर्ट रास्ता है सुएज़ कैनाल वाला, रेड सी वाला, उसको यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, दिन भी बढ़ रहे हैं, किलोमीटर भी बढ़ रहे हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये मुसीबत है, ट्रेड रूट यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा तो इंडिया के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर एविएशन सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हिट कर जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो जब यहाँ पर जो है ना इजराइल और ईरान के बीच में वॉर शुरू हुई तो कई सारे देशों ने अपना जो एयर स्पेस है वो यहाँ पर बंद कर दिया है। और इससे क्या होगा कि जो जहाज़ जो इनके ऊपर से जाते थे और फ्यूल की जो कॉस्ट होती थी वो कम करते थे, वो अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनको लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और उससे यहाँ पर क्या होगा कि फ्यूल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। आपने भी देखा होगा, जब भी आपने कभी फ़्लाइट होगी तो एक एक किलो यहाँ पर जो है ना वो तोलते हैं। आपका वज़न चाहे कितना ही, लेकिन आप जो सामान कैरी कर रहे हो उसको यहाँ पर तोला जाता है और देखा जाता है कि आप यहाँ पर कितना ग्राम यहाँ पर वज़न कैरी कर रहे हो। जितना ज़्यादा वज़न आप कैरी करोगे उतने ही ज़्यादा लोड जो है ना प्लेन पर पड़ेगा और उतने ज़्यादा फ्यूल उसको खर्च करना पड़ेगा। तो एक एक किलो की यहाँ पर वैल्यू देखी जाती है और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना वो छोटा रास्ता देखते हैं कि भाई हमें यहाँ पर पहुँचना है तो उसके लिए छोटे से छोटा रास्ता क्या होगा। लेकिन अब वो छोटा रास्ता जो ईरान के थ्रू जाता था, इजराइल के थ्रू, सीरिया इराक के थ्रू जाता था, वो तो यहाँ पर अब बंद हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अब लंबा रास्ता देखना पड़ेगा उनको और उनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी और इससे यहाँ पर क्या होगा, एविएशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हिट कर जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर इंडिया का बहुत ज़्यादा कुछ स्टेक्स पर है। इंडिया की जो महंगाई है वो भी यहाँ पर इस युद्ध के ऊपर डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर युद्ध चलता है तो पेट्रोल डीजल की प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी और इसके अलावा इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, एविएशन सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, ट्रेड रूट यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंडिया का यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेक्स पर है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वॉर है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, जिससे क्या हो कि इंडिया को यहाँ पर कुछ तो राहत मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये वॉर जो है ना अभी रिसेंटली ख़त्म होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कब तक होता है, क्या होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।